एक सेकेंड यार, एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड तुम्हें पता चल गया ना कि क्या होता है एम्पलीट्यूड? यस सर, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसी को, यस सर, यस सर। ऊपर लिखा हुआ था वो सब, मैंने मतलब उतना नाम नहीं लिया। एंड टाइम पीरियड टी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू ए बाई टू। ए से लेकर के a बाई टू तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ जरा, क्या आ रहा है? सर मुझे तो लग रहा है सर T/4। तुम्हें लग रहा है टी बाई फोर, तो चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे होगा। अब अगर मुझे a से a बाई टू तक आना है, मैं क्या करता हूँ कि cos ओमेगा टी वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो सिंपल सी बात है कि x इक्वल टू a ये कब होगा? जब t इक्वल टू जीरो होगा, तो x इक्वल टू a होगा। t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू a होगा, तुम डाल करके देख सकते हो। अब दूसरा में देखना है कि a बाई टू कब होगा, तो टाइम हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन वन में a बाई टू सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ। a बाई टू सब्सटीट्यूट करके देखूंगा तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा टी। तो a कैंसिल करोगे तो cos ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? cos ओमेगा टी का वैल्यू आ जाएगा हाफ। अब cos थीटा हाफ कब होता है ये सब तुम लोगों को पता होगा, ये सब कब होता है? पाई बाई थ्री पे। ओमेगा का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और यहाँ पे टी और यहाँ पे पाई बाई थ्री। तो अगर मैं ये पाई और पाई कैंसिल कर दूंगा तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी बाई कैपिटल टी बाई सिक्स। तो टी इक्वल टू जीरो पे ए था और टी बाई सिक्स पे वो आ गया है ए बाई टू। तो कितना टाइम लगा उसको ए से ए बाई टू आने में? टी बाई सिक्स का टाइम लगा। आज समझ में आ रही है? यस सर। अब यही सेम काम तुम क्या कर सकते हो, साइन वाली इक्वेशन लेकर के भी कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी ले लो तो दोनों से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आया तुम्हारे पास। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे। प्रॉब्लम नंबर टू क्या बोलता है? ये बोलता है कि अ मास ऑफ 100 ग्राम इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ लाइट स्प्रिंग which oscillates on a frictionless horizontal table with an amplitude, यानी a का वैल्यू उसने दे दिया है 0.16 मीटर, मास भी उसने दिया हुआ है। एंड इट्स टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। इनिशियली द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट t इक्वल टू जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ये याद रखो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, x का वैल्यू जीरो नहीं दिया गया बल्कि कुछ और दिया गया है। क्या दिया गया है? माइनस दिस दिया है, और उसका एम्पलीट्यूड प्लस 0.16 है और ये माइनस 0.16 दिया है। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसकी इक्वेशन कुछ ऐसा बनाएंगे कि इट इज माइनस ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि जब हम t इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये माइनस ए से स्टार्ट हो रहा होगा, इसलिए उसने ये बता दिया। इक्वेशन बनाने के लिए ये सारे डेटा में यूज करने हैं। अब वो बोला था एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एट एनी टाइम। अच्छा लो, इतनी चीज पूछ रहा था वो। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तो भाई x तुम्हें दे दिया है, a का वैल्यू तुम्हें पता है 0.16 cos ओमेगा की जगह पर तुम क्या डालोगे? 2 पाई बाय टू। अगर हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई बाय टी आता है। टी का वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ से ओमेगा तो तुम्हें क्लियरली क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो वो तुम यहाँ पे 2 रख दो, सॉरी पाई मिलेगा, पाई, क्योंकि टी का पाई मिलेगा, पाई। पाई मिलेगा। तो इट विल बी पाई टी। अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही फाइंड करना था। सर लेकिन टी की वैल्यू अपन छोटे मतलब स्मॉल टी में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, T=0। हाँ, उसी में तो करते हैं। नहीं, आपने यहाँ पे बड़े वाले टी में करा ना, ये ओमेगा का जो 2 पाई बाई टी है। तो वो तो टाइम पीरियड सब्स्टिट्यूट किया ना मैंने यहाँ पे, टाइम थोड़ी ना, मैंने टाइम पीरियड। ओमेगा निकालने के लिए तो तुम टाइम पीरियड ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना। हाँ सर, वही तो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। टी पे तो हम जनरल टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जो भी और तीसरा दिया जा रहा होगा। टाइम पीरियड तो हम इसमें डालेंगे। अच्छा हाँ सर, वो दो टी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके सर। तो याद रखो, टी कैपिटल टी का वैल्यू फिक्स रहता है, स्मॉल टी वेरिएबल रहता है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। ऐसे और याद। बड़े टी को टाइम पीरियड भी बोलते हैं। हाँ, बड़े टी को ही टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, ओके सर, ओके सर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, वेयर एक्स इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड, द टाइम पीरियड इज व्हाट? तो टाइम पीरियड हमें कैसे मिलता है? जरा इस इक्वेशन को लिखते हैं। ये इक्वेशन लिखी हुई है x इक्वल टू ए साइन
अब 100 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिलेगा 100 पाई टी प्लस 100 इंटू 0.05, ये मिल रहा होगा। तो हम इसको अगर उससे कंपेयर करें x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तो ये तो हो गया फाई जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें किस में इंटरेस्ट? ओमेगा में। ओमेगा का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? 100 पाई, और ओमेगा का वैल्यू हम जानते हैं होता क्या है? 2 पाई अपॉन टी। ये हमें कितना मिल रहा है? 100 पाई। तो क्या हम टी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, 0.02 सेकंड। खत्म, बस इतना ही करना था। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है टू इक्वेशंस ऑफ एसएचएम्स आर दिस एंड दिस। यहाँ कुछ और दिया, यहाँ कुछ और दिया। वो बोल रहा है फेज डिफरेंस क्या होगा। अब भाई पहली इक्वेशन तो हमें दी हुई है किसमें? ये तो दी है साइन में, लेकिन दूसरी इक्वेशन जो दी है वो उसने लिख दी है कॉस में। वो क्या लिखी है? बी कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो हम इस दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसको भी साइन में लाते हैं। तो साइन में लाने के लिए हम क्या बोलेंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इस कॉस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस करोगे तो ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा। ये दूसरा आ गया। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आने वाला है। तो अभी जरा बताओ फेज डिफरेंस। अच्छा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी करेंगे तो भी कॉस थीटा आता है, क्योंकि अभी अगर माइनस करूंगा मैं तो माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं कि ओमेगा टी वाले टर्म कैंसिल नहीं होने वाले हैं, ये ऐड हो जाने वाले हैं। इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं कि मुझे पता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी अगर हम करते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो भी कॉस थीटा होने वाला है। तो दूसरी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये सॉरी वाई नहीं एक्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास एक फेज ये है, दूसरा फेज ये है। फाई वन मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? फाई वन दिख रहा है ओमेगा टी माइनस अल्फा, और फाई टू मुझे दिखाई पड़ रहा है पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो अगर मैं फाई टू माइनस फाई वन निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ये बात समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो यार। सर हाँ सर इसको सर आपने ऐसे सॉल्व किया सर? मैंने ऐसा किया सर कि जैसे कि साइन जहाँ पे सर मैक्सिमम होता है वहां तक कॉस मिनिमम होता है, तो सर यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल गया कि 90 हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, तो मैंने सर वही किया था। लेकिन बस इतना याद रखना कि यहाँ पे एंगल सेम है, इसलिए तुम्हारा वाला कंसेप्ट काम हाँ करेगा। सर, अगर हाँ सर एंगल वही सर, दूसरा मैंने होता देखा था कि ओमेगा टी माइनस अल्फा है। हाँ हाँ हाँ, फिर सही है वो हाँ वो सर मैंने, हाँ यस करेक्ट। सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपने हो गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी इन एसएचएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे क्वेश्चन भी काफी अच्छे खासे बनते हैं। तो अब नेक्स्ट हम उसी पे चल रहे हैं, वेलोसिटी इन एसएचएम पे। तो ये भी मैं तुम्हें पहले वैसे ऊपर बता चुका हूँ कि निकाली कैसे जाती है वेलोसिटी, लेकिन अब उसको थोड़ा हम और अच्छे मैनर में देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। सर हाँ सर बोलो। सर आईएमयू में सर फेज फेज सर बस इतना ही पढ़ना है। हाँ यार, आईएमयू में तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुमसे एक एक लाइन के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, या न्यूमेरिकल भी पूछेंगे तो 2 या 3 लाइन के। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसने वाली चीज तो वो तुमसे पूछेगा ही नहीं। अच्छा ये सर, क्योंकि सर वैसे फेज डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस भी होता है, इनिशियल फेज डिफरेंस भी होता है सर, वैसे 5 टाइप्स का फेज डिफरेंस हाँ बिल्कुल, वहां पे पढ़ाया गया था सर क्लास में। वो हम तब चलेंगे जब हम वेव में आएंगे। मैंने बोला था ना अभी, मैंने यहाँ पे तुम्हें वेवलेंथ वाला तो पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि हम वेव हाँ नहीं। सर, तो फेज डिफरेंस, टाइम वही सर। डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वो वेव में पढ़ेंगे हम जाके। अच्छा ये सर, क्योंकि सर वो स्ट्राइक कर रहा था सर, मुझे सिमिलर फेमिलियर लग रहा था। हाँ तो वो पढ़ाऊंगा, वो वेव सर पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है। तो इसका पहला फॉर्मूला तो ये है कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये इसका पहला फॉर्मूला है।
तो कभी भी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से देखनी होगी तो वो ऐसे दिखेगी, और अगर हमें वेलोसिटी देखनी है किसके हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो हम cos ओमेगा टी को √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे। यहां से साइन ओमेगा टी का वैल्यू y बाई ए लिया और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दूसरा फॉर्मूला जो वेलोसिटी का बनता है वो ये बनता है, ये बनता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला वाला बना था इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो कभी टाइम देकर के अगर वो वेलोसिटी पूछेगा तो यहां से निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट देकर के वेलोसिटी पूछेगा तो यहां निकालोगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको जरा मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, और जैसे मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना तो तुम्हें थोड़ा मजा भी आएगा। अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ग्राफ। हाँ, देखते जाना, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ग्राफ। और इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों का कंपैरिजन करूंगा, तो तुम उस चीज को ध्यान से समझना, कि डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। अब मैंने ये दो ग्राफ बना दिए यहाँ पे, ठीक है, और मैं ये दिखा रहा हूं कि ये तुम्हारा टाइम t इक्वल टू 0 है, फिर ये टाइम t इक्वल टू t/4 आ गया, फिर ये t/2 आ गया, फिर t/4 आ गया और ये t आ गया। मतलब पूरा एक टाइम पीरियड ले रहा हूँ। t/4 पे मैं यहाँ पे भी वो बना देता हूँ, डॉट बना देता हूँ, फिर ये t/2 वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, फिर ये 3t/4 वाला आ गया। अगर तुम ये ग्राफ समझ लोगे ना तो तुम नीचे वाली सारी चीजें अपने आप ही समझना शुरू कर दोगे, उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो जब मैं t का वैल्यू डालूंगा t इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, साइन 0 0। जब मैं t का वैल्यू डालूंगा t/4, तो जब यहाँ पे तुम t/4 डालोगे तो इसको तुम ऐसा लिख लो, a साइन ओमेगा की जगह सर पे 2। हाँ, पर ये इक्वेशन ऐसे लिखी ना, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो y एक्सिस में होना चाहिए ना, अरे y डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वाई ए। एक्स कुछ भी लिखो, फिलहाल तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ये है, यहाँ पे समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे है टाइम, ऐसे समझ के चलो। सर मतलब वो अगर y की जगह x हो या x की जगह y हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता मतलब। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सर्कल ओके वाला एक्स वाई नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो हमने वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ही डाल दिया है। अब तुम उसको वाई से दिखाओ, एक्स से दिखाओ, किसी से भी दिखाओ। अच्छा, ओके सर, ओके सर। तो अब जब यहाँ पे हम कैपिटल t/4 डालेंगे तो कैपिटल t/4 डालने पे π/2 यानी a आ जाएगा, मतलब ये अपना मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा a, यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने एम्पलीट्यूड पे। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा, ठीक है। फिर जब तुम t/2 पे जाओगे, यहाँ पे t/2 डालोगे, t कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा 0, तो ये दोबारा से आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन में। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम से मीन पे दोबारा वापस आ गया। जब यहाँ डालोगे 3t/4, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा -a पे, मतलब अपना एम्पलीट्यूड का नेगेटिव मैक्सिमम लेगा। और फिर जब तुम पूरा टाइम पीरियड डालोगे तो ये आ जाएगा 0। मतलब अगर हम देखें तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम गया, फिर 0 आया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पाथ फॉलो कर रहा है। इसीलिए तो कोई साइन का ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है तुम्हें जो समझाया अभी मैंने? नहीं सर। नहीं है। नो सर। अब अगर मैं देखता हूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बन रहा होगा, तो जरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि a ओमेगा कॉस, इधर वाले ओमेगा की जगह लिख देता हूं 2π/t टाइम्स t। तो जब तुम t इक्वल टू 0 डालोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी a ओमेगा। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है a ओमेगा, ठीक है। और जब हम, और ये कब है मैक्सिमम, t इक्वल टू 0 पे। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कैपिटल t/4 तो आ जाएगा cos π/2 और cos π/2 बन जाएगा 0। यानी कि t/4 पे जिस टाइम पे पार्टिकल अपनी मैक्सिमम
पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, तब वेलोसिटी हो जाएगी 0। फिर जब मैं t/2 डालूंगा तो t/2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई, cos पाई हो जाता -1, तो cos का ग्राफ जाएगा नीचे। मतलब कि जब दोबारा ये मीन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, बट अब फिर किसी और डायरेक्शन में। और जब मैं यहाँ पे 3t/4 डालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3π/2 वो फिर से हो जाएगा 0। मतलब जैसे ही ये अपने एक्सट्रीम पे गया, वेलोसिटी फिर 0 हो गई, और फिर जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो ग्राफिकली हमें क्या दिख रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 है। ये हमें ग्राफिकली दिख रहा है। अब जरा यहां देखना, ये थी स्प्रिंग, यहां लगाया ब्लॉक, इसको खींच करके छोड़ दिया, और अब ये स्प्रिंग कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सोच के बताना, कंप्रेस करके छोड़ा गया होगा, ऐसा। अब ब्लॉक ऐसा ऐसा मोशन कर रहा है, यहां से यहां गया, मतलब ये इसका मीन पोजीशन था, ये एक्सट्रीम पोजीशन में अंदर गया, फिर दोबारा से ये मीन पोजीशन पे आया, दोबारा से मीन पोजीशन पे आया, और फिर ये यहां से आगे चला गया, ऐसा। तो जब आगे जाएगा तो यहां तक जा रहा होगा, तो हम ब्लॉक इसको ऐसा दिखा रहे होंगे, और ये ऐसा। फिर इसके बाद ये ब्लॉक वापस मीन पे आएगा। तुम सोचते जाओ, जब ये मीन पोजीशन पे है तब इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, लेकिन जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इस जगह पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब इसको फिर से एक फोर्स मिलेगा जो स्प्रिंग धक्का देगी, तो ये फिर से मीन पे आएगा, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, तो यहां पे आकर के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फिर से 0। फिर से ये मीन पे जाएगा, फिर से वेलोसिटी आ जाएगी। एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं। यहां पे है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसने स्प्रिंग को प्रेस कर दिया, एकदम कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि दबा के रखा है। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी ने इसको फिर से धक्का दिया, तो ये दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली गई, और यहाँ पे मैक्सिमम फिर से कहां पे आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा आ गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। फिर इसने इसको इलॉन्गेट करना शुरू किया, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन हो रहा है। या अगर ऐसे भी देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में ये रिलेशन बनता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 तब वेलोसिटी मैक्सिमम, जब वेलोसिटी 0 तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ये पॉइंट समझने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है सर। तो चलो कुछ क्वेश्चंस पे चल रहे हैं यार फिर हम लोग, ठीक है। तो मैंने माइक ना ओपन ही नहीं किया था। हाँ, क्या बोल रहा है, द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा दे दिया, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और वो एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है y इक्वल टू 20 mm वाले डिस्प्लेसमेंट पे हमें उसका वेलोसिटी निकालना है। व्हेन द एम्पलीट्यूड, यानी a का वैल्यू दिया हुआ उसने 60 mm, तो बस फॉर्मूला तुम ऊपर वाला यूज कर लो। वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या था फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सारे वैल्यूज तो तुम्हें दिए हुए हैं, ए वाई ओमेगा सब दिया है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ सर मैंने इस वाले फॉर्मूला पर सर ध्यान ही नहीं दिया था सर, मैंने पहले वाले फॉर्मूला से सर कर रहा था।
तभी तो मैंने हाईलाइट कर रखा था कि टाइम दिया हो तो ये करो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो ये करो। हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM बाय यूजिंग दिस देन द फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो भाई देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ओमेगा का वैल्यू दिया है 220। 220। तो ओमेगा को अगर तुम 2 पाई बाई टी करोगे, ठीक है, तो या 2 पाई एन कर लो, फ्रीक्वेंसी तो एन 2 होती है पाई ना। फ्रीक्वेंसी। हाँ तो 2 पाई एन कर लो, फ्रीक्वेंसी एन होती है। यार ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको 2 पाई एन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 220, तो 2 पाई का वैल्यू डालोगे 22/7 एन, दिस इज 220। तो 22 से इसको कैंसिल करोगे 10, 2 से कैंसिल करोगे तो 5, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 35। अब 35 देखो कौन से में ए और डी में है, मतलब इन दोनों के सही होने के चांसेस हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ए ओमेगा, तो वी मैक्स का वैल्यू आता है ओमेगा। तो ए कितना दिया हुआ है इसमें 0.30, ओमेगा कितना दिया हुआ है 220, दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो किससे आंसर आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है 66 आ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खत्म। समझा या नहीं? यस, हाँ सर। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें a simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0 with an amplitude a and time period t, the speed of the pendulum at x equal to a by 2। तो फिर से वो x वाली कंडीशन दे रहा है, तो तुम बोलोगे कि it will be v square equal to ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब x की जगह पर a by 2 डाल दो तो आंसर आ जाएगा। v का वैल्यू क्या आएगा ओमेगा टाइम्स रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x की जगह पर a by 2 डालोगे तो इट इज a स्क्वायर बाई 4, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा √3। सी ऑप्शन होगा सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। 11th क्वेश्चन है SHM has an amplitude a and time period t, the maximum velocity will be, तो वो तो a ओमेगा हो जाता है, फिर से a ओमेगा और ओमेगा की जगह पर डाल दो 2 पाई बाई टी, आ गया डी ऑप्शन। यस सर। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस यार और देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने जैसे बताया अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 11 क्वेश्चन तक देख रखे हैं। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ बस, फिर एक्सेलरेशन पे चलेंगे। 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लो, 5 मिनट का टाइम दूंगा और। हो गया सर। सर बी एंड सी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल सिंपल है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये क्या होता है, ये dv बाई dt से निकाला जाएगा। dv बाई dt से निकालोगे तो आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, तो सॉरी a ओमेगा cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां से ये टाइम के टर्म्स में ऐसा आ रहा होगा जो दिख रहा है यहाँ पे। और अगर a sin ओमेगा t को x रख दिया जाए या y रख दिया जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रख दिया जाए, तो ये ऐसा आ रहा होगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये y वाला ही फॉलो करेगा ग्राफ, लेकिन माइनस साइन के साथ। मतलब अगर हम ऊपर वो देख रहे थे ना, जो ऊपर मैंने ग्राफ तुम्हें बना करके दिखाया था, एक सेकंड में दिखाता हूँ कौन सा वाला, जो ये वाला ग्राफ मैंने हाँ सर, वो स्पीड। हाँ ये वाला ग्राफ मैंने तुम लोग को बना के दिखाया था। इसको जरा मैं कट करके आगे ले जाता हूँ। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा एक्सीलरेशन का ग्राफ, तो देखो एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये मैंने बना दिया एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का, और ये एज इट इज यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा सब कुछ।
ये भी और ये लास्ट वाला पार्ट भी यहाँ पे एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। ए क्या आ रहा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये अगर साइन के टर्म में देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड आ रहा है ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा स्क्वायर इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, या इसमें देखोगे तो नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू हो गया। जब हम बोलते हैं कि टाइम टी जीरो है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, मतलब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो। जब ये पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम जाना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए। फिर जब ये वापस जीरो पे आ जाएगा तो ये भी वापस से जीरो पे आ जाएगा। फिर जब ये नेगेटिव पे मैक्सिमम पे जाएगा तो ये पॉजिटिव पे मैक्सिमम पे चला जाएगा और फिर ये वापस से जीरो पे आ जाएगा। मतलब ग्राफ साइन का ही बन रहा है, बस माइनस साइन लगने की वजह से उसका मिरर इमेज बन गया है। और वैसे भी देखोगे वही स्प्रिंग वाले केस में तो तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा कि एक्सीलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में रहता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये कंडीशन हमेशा रहती है। ये समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब एक्सीलरेशन वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एक्सीलरेशन से रिलेटेड होंगे तो वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जो मैंने एक्चुअल में बताया वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो मैं उनको भी लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अपने पास। क्या क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? सबसे पहली चीज वो बोल रहा है कि इन एसएचएम एक्सीलरेशन इक्वल टू मॉड अगर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस नहीं है। तो ये कैसा हो गया, वेरिएबल एक्सीलरेशन का केस हुआ। ठीक है, तो जितनी भी वो जो ट्रांसलेटरी मोशन वाली जो इक्वेशंस थी वो इस पे अप्लाई नहीं होती है, हमें ये याद रखना होता है। दूसरी बात ये कि अगर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, वो मैंने तुम्हें दिखाई दिया ऊपर, क्योंकि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कब आता है ग्राफिकली वो भी तुम्हें पता चल गया कि t/4 पे ये नेगेटिव साइड पे होगा, 3t/4 पे पॉजिटिव साइड पे होगा। जीरो कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा, जब टाइम t इक्वल टू 0 है या t/2 है या t है, इस पे आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इस एक्सेलरेशन से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी करके तुम्हें ऊपर दिखा ही दी है। ठीक है, यार क्लियर है यार? यस सर। अब इसके बाद थोड़ा एनर्जी का कंसेप्ट बात कर लेते हैं। जो मैंने एनर्जी का कंसेप्ट बताया था तुम्हें पहले भी, वही कंसेप्ट मैं फिर से एक बार बताने वाला हूँ कि एक बार होती है एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सी, कभी काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम हो जाती है, पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक मिनिमम हो जाती है। इस तरीके से एनर्जी चलती है, तो वो वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें पहले बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है इसमें, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम possesses टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो हम वही स्प्रिंग वाला ही केस लेकर के निकाल रहे हैं, F इक्वल टू माइनस के वाई या माइनस के एक्स लेके। सो दिस इज एन अकाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऐसे काम करता है। मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन से निकाली जाती है, तो हम लोग माइनस एफ डी एक्स करेंगे। जैसे मैंने सपोज वही बोला कि स्प्रिंग इनिशियली किसी एक मीन पोजीशन पे थी, यहाँ पे मीन पोजीशन पे थी, और हमने इसको खींच लिया या कंप्रेस कर दिया, कुछ भी करना चाहो, थोड़ा सा खींच लिया तो ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो भी वर्क डन किया गया होगा, तो F का वैल्यू हमें कैसे मिलना है, ky से, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा वो हम रखेंगे dy। सिंप्लीफाई करोगे और लिमिट्स डालोगे तो ये हाफ ky स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ ky स्क्वायर। ky या kx कुछ भी डाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को y से दिखा रहे होगे तो y, x से दिखा रहे होगे तो x। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ kx स्क्वायर है हाफ ky स्क्वायर। y की, अब देखो ये u का वैल्यू हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या दिखा रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बात ये है कि ये m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां से आया, तो तुम्हें याद होगा कि सबसे पहले जब हम लोग एक काम कर रहे थे ना, जब हम फोर्स निकाल रहे थे ऊपर,
जहाँ पे फोर्स का वैल्यू हमने निकाला था, मैं तुम्हें एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। जब हम लोगों ने y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिया था, फिर मैंने वेलोसिटी निकाली थी तो ये आ गया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर मैंने एक्सीलरेशन निकाला था तो ये आ गया था, एक्सीलरेशन आ गया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो मैंने बोला था कि फोर्स क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो m इंटू ए करोगे तो ये m इंटू क्या आने वाला है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी को हम क्या डाल देंगे y, जो यहाँ पे था, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐसा डाल देंगे। तो सर साइन तो सर यहाँ नेगेटिव होगा ना फोर्स में सर? क्या साइन तो सर नेगेटिव होगा ना? हाँ, वो तो जी सर। रीस्टोरिंग फोर्स वाला कंसेप्ट हो गया ना, साइन तो उसका नेगेटिव ही होगा, हाँ वो बात सही है हाँ कि, सर, वो तो ऑलवेज। बट अभी तो हम वहां से ही देख रहे हैं। तो अब अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये एफ आ रहा है हमारे पास, और अगर हम इसी एफ को हम के वाई से रिलेट कर रहे हैं, तो तुम इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन तो हमने बनाई और ये इक्वेशन वही के वाई वाली इक्वेशन है, मतलब माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का माइनस मैंने हटा रखा है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के दिख रहा है, तो k की जगह पर हम m ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो ये k था इसकी जगह पर हम m ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और y का वैल्यू जब तुम डालोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी के ये 2-3 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हाफ के वाई स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर, कुछ भी बोल दो, और k का वैल्यू हमेशा याद रखो ओमेगा स्क्वायर k बाई एम होता है। तो अगर हम यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा वो बन जाएगा। और अगर मैंने y का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये तीसरी कंडीशन बन जाएगी, ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अभी पोटेंशियल सर। एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? जब y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। y का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है? a होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के स्क्वायर। या अगर इसमें देखोगे तो इसमें, इन दोनों में भी अगर तुम्हें देखना है, इसमें देखना होगा तो y का वैल्यू a डाल दो, इसमें देखना होगा तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 डाल दो। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मैक्सिमम के लिए। जीरो कब होगी? जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में। और इसी के साथ में जो दूसरा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पहले से ही पता है कि वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या आ रहा होगा? v का वैल्यू तुम्हें पता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। तो v की जगह पर तुम्हें रखना है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये पहला वाला फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो हमें याद रखना है, जिसपे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की जगह, जैसे v का वैल्यू ये रहता है ना, अब या तो v की जगह पर ये वाला फॉर्मूला डाल दो। तो अगर ये वाला फॉर्मूला डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये दूसरा बन गया। तो ऊपर भी हमने क्या किया था? पोटेंशियल एनर्जी को एक तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकाला था और एक टाइम के टर्म में निकाला था, ठीक है। तो ये ऊपर वाला टाइम के टर्म में बन गया, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बन गया। अब अगर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे है, तो मैं बोलूंगा कि y इक्वल टू 0 डालो, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस समय ये समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम ही है। मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे ये मैक्सिमम होता है। मीन से एक्सट्रीम, जो मैं तुम्हें पहले बता रहा था कि मीन से एक्सट्रीम पे जाते जाते पूरा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आओगे तो फिर से काइनेटिक में चला जाएगा, एंड सो ऑन, ये सब चलता रहता है। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाता है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। अब अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहती है, तो भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो इन दोनों का सम होगा। मतलब किसी भी मोमेंट पे
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम जो जनरल फॉर्मूले हमने बनाए हैं, चाहे वो टाइम के टर्म्स रिस्पेक्ट में हो या फिर वो डिस्प्लेसमेंट के हो, वहां दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। तो जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले ऐड किए गए। तो जब तुम ये निकालोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है, इसमें सब कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल फिक्स रहने वाली है। तो यहां पे अगर हम ग्राफिकली देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। और अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ये वाली जो येलो वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाली लाइन है हमारे पास। ये वाली लाइन है, डॉटेड लाइन है पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली लाइन है काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली लाइन जो है ये है मैकेनिकल एनर्जी, जो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। और ग्राफ तुम्हें क्लियरली यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहे हैं कैसे बन रहे हैं। ऐसा ग्राफ मैं वर्क पावर एनर्जी में भी एक बार वैसे तुम लोगों को बता चुका हूं। किसी को डाउट हो तो पूछो। यस सर। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है। नो सर। तो अब अगर हम देखें ग्राफ को ध्यान से समझें तो इस ग्राफ में हमें क्लियरली क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। जो पॉइंट मैंने बताया वही दिखाई पड़ रहा है, उन्हीं को लिख रहा हूं बस। क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ से पता चलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहां तक हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। और अगर तुम टाइम के फ्रेम में भी निकालोगे तो भी वैसा ही आने वाला है, कुछ भी अलग से इसमें और नहीं आने वाला। ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। और ये वाला भी फाइल में तुम लोग को शेयर कर दूंगा। लास्ट वाला फाइल भी शेयर करना था लेकिन यार उसमें थोड़ा कॉपी मैं कर नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने वो वाला फाइल शेयर नहीं किया। ये वाला फाइल मैं अभी तुम लोग को शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्वेश्चन तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ठीक है।